जय हिंद साथियों, मैं रितेश परिहार स्वागत करता हूं आपका एपेक्स स्टडी पॉइंट उज्जैन के यूट्यूब चैनल। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने पिछली कक्षा में पोषण और संतुलित आहार के बारे में बताया था और आज हम चर्चा करने वाले हैं उसी संतुलित आहार से मिलने वाले पोषक तत्वों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे पोषक तत्वों के बारे में और पोषक तत्वों की कैटेगरी के बारे में। तो साथियों, जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो चलिए आइए विस्तृत चर्चा करते हैं। पोषक तत्व साथियों, जो पोषक तत्व होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हिंदी में स्थूल पोषक तत्व कहा जाता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि स्थूल पोषक तत्व क्या होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं। तो जो स्थूल पोषक तत्व होते हैं, ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनका सेवन हम अधिक मात्रा में करते हैं, अर्थात हमारे शरीर को जिन पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है, ऐसे पोषक तत्वों को हम स्थूल पोषक तत्व कहते हैं। ऐसे पोषक तत्व जिनका सेवन कम मात्रा में किया जाता है, अर्थात हमारे शरीर को जिसकी कम आवश्यकता होती है, उन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को कि वे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए अधिक आवश्यक हैं, जिनकी हम अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, उन्हें स्थूल पोषक तत्व कहते हैं, और ऐसे पोषक तत्व जिनका हम कम मात्रा में सेवन करते हैं, उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। अब ये दोनों ही कार्बनिक भी हो सकते हैं और अकार्बनिक भी हो सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो स्थूल होते हैं और कौन कौन से पोषक तत्व सूक्ष्म होते हैं। तो सबसे पहले हम स्थूल पोषक तत्वों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल और जल। ये जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनकी हमारे शरीर को अधिक आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। तो साथियों, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनमें खनिज लवण और विटामिन आते हैं। विटामिन और खनिज लवण को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी कि स्थूल पोषक तत्व किन्हें कहा जाता है और सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थूल पोषक तत्व हैं या कौन सा स्थूल पोषक तत्व नहीं है। ये इस प्रकार से आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आप विशेष ध्यान रखना कि विटामिन जो होते हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो स्थूल पोषक तत्व नहीं होते हैं। तो चलिए आइए अब हम एक एक करके हर एक के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का अर्थ होता है कार्बन के हाइड्रेट्स। ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व होते हैं और हमारे शरीर को सबसे अधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट नामक पोषक तत्व से प्राप्त होती है। और हमारे शरीर को 50 से 70% ऊर्जा जो है वो किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं,
उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो लगभग 50 से 70% ऊर्जा हमारा शरीर किससे प्राप्त करता है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। और यहाँ पर एक की पॉइंट आप याद रखना कि जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है। कितनी होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा, 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमको इससे प्राप्त होती है। तो साथियों, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और ये किस प्रकार के अणु होते हैं या यौगिक होते हैं, तो कैसे होते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व होते हैं। ये हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा देते हैं, 50 से 70%। अब ये आयु वर्ग के आधार पर भी क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसके लिए अलग अलग प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले चलिए आइए हम जानते हैं अब आयु के आधार पर कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता। तो एक साइड लिखेंगे हम आयु वर्ग और दूसरी साइड हम लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स का कैलोरी के अनुपात में प्रतिशत, कैलोरी के अनुपात। तो आप यहाँ पर देखिए पहली कैटेगरी जो है इसमें, उसमें गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिला को हमने रखा है। गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिला, इन्हें लगभग 40 से 60% कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। इसी के साथ अगर हम बात करें शिशु की, जो कि 1 से 2 वर्ष का होता है, उसे लगभग 1 से 12 माह, शिशु जो होता है वो 1 से 12 माह का होता है और उसे 40 से 60%, 40 से 60% कार्बोहाइड्रेट की ही आवश्यकता उसे भी होती है। हम तीसरा जो बात करेंगे वो होता है एक बालक जो कि 5 से 10 वर्ष का है, उसे भी कितनी 40 से 60% कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अब साथियों चलिए अब हम आगे अगली कैटेगरी के बारे में देखते हैं। अब जो हमारे किशोर, किशोरावस्था का नाम सुना ही होगा आपने। किशोर किन्हें कहा जाता है, जिनकी उम्र 10 से 19 वर्ष के बीच होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, किशोर कहा जाता है। और उन्हें 50 से 70% कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। और एक वयस्क व्यक्ति, वयस्कों को कितनी होती है, इन्हें भी 50 से 70% कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की इकाई के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट की जो मेन इकाई होती है वो होती है सेकेराइड। क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की इकाई को क्या कहा जाता है, सेकेराइड कहा जाता है। और जो
इसी सेकेराइड इकाई के आधार पर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए जानते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में। तो साथियों, अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की इकाई के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई होती है उसे कहा जाता है सेकेराइड। नाम याद रखना, कार्बोहाइड्रेट की इकाई को क्या कहा जाता है? सेकेराइड कहा जाता है। और इसी इकाई के आधार पर जो सेकेराइड्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड और तीसरा होता है अपना पॉलीसेकेराइड। तो चलिए इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या कहा जाता है? सेकेराइड कहा जाता है। और इसी सेकेराइड इकाई के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा होता है अपना पॉलीसेकेराइड। देखिए, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें केवल एक सेकेराइड इकाई होती है उन्हें क्या कहा जाता है? मोनोसेकेराइड कहा जाता है। तथा ऐसे सेकेराइड जिनके अंदर या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर 2 से 10 सेकेराइड इकाई होती है उन्हें ओलिगोसेकेराइड कहा जाता है। तथा ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें 10 से अधिक सेकेराइड इकाई होती है उन्हें क्या कहेंगे हम? पॉलीसेकेराइड कहेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहला क्या होता है? मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में क्या होता है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें केवल एक सेकेराइड इकाई होती है और 2 से 10 सेकेराइड इकाई को क्या कहेंगे? ओलिगोसेकेराइड। और 10 से अधिक सेकेराइड इकाई वाले 10 से अधिक सेकेराइड इकाई वाले कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहेंगे हम? पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो अब हम सबसे पहले डिटेल में जानेंगे मोनोसेकेराइड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले किसके बारे में? मोनोसेकेराइड के बारे में। कितनी सेकेराइड इकाई होती है इसमें? एक सेकेराइड इकाई। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें एक सेकेराइड इकाई होती है उन्हें मोनोसेकेराइड्स कहा जाता है। ठीक है। और इसमें जो कार्बन की श्रृंखला होती है वो 3 से 7 तक होती है। कितनी होती है कार्बन की श्रृंखला? 3 से 7। तो मोनोसेकेराइड में कार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन होते हैं? 3 से 7 कार्बन होते हैं। अब देखिए, जिसमें 3 कार्बन होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम? ट्राई शुगर। क्या कहेंगे? ट्राई शुगर। जिसमें 4 कार्बन होंगे उसे हम क्या कहेंगे? तो जिसमें 4 होंगे उसको टेट्रा शुगर। जिसमें 5 कार्बन होंगे उसे हम क्या कहेंगे? पेंटा शुगर। और जिसमें 6 होंगे उसे क्या कहेंगे? 6 कार्बन को क्या कहेंगे हम इसमें? हेक्सा। और जिसमें 7 कार्बन होंगे उन्हें क्या कहेंगे? हेप्टो शुगर कहेंगे। समझ में आया? जिसमें 3 कार्बन
उन्हें ट्राई शुगर, 4 कार्बन को टेट्रा शुगर, 5 को पेंटा, 6 कार्बन वाले को हेक्सा शुगर और 7 कार्बन को हेप्टो शुगर कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं 6 कार्बन वाले की बात करूँ तो इसे ग्लूकोज शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्लूकोज शुगर। क्यों कहेंगे ग्लूकोज शुगर? क्योंकि आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है C6H12O6, यानी कि इसमें कार्बन कितने हैं? 6, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ग्लूकोज शुगर कहा जाता है। और अब देखिए आगे हम बात करते हैं 5 कार्बन वाले को। तो जिसमें 5 कार्बन होते हैं ऐसे सेकेराइड्स को, ऐसे मोनोसेकेराइड्स को, जिसमें 5 कार्बनों की श्रृंखला होती है, ऐसे मोनोसेकेराइड्स को राइबो शुगर कहा जाता है। क्या कहते हैं? राइबो शुगर। ये आप इसे ध्यान रखना कि 5 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड्स को क्या कहा जाता है? तो राइबोज शुगर कहते हैं। और 6 कार्बन वाले को क्या कहेंगे? ग्लूकोज शुगर। बस ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं? 6, 12 और 6, यानी कि जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात या रेशो कितना होता है? 1:2:1 होता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। चलिए अब हम मोनोसेकेराइड्स के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका पहला उदाहरण है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। और ये हमें फलों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद ग्लूकोज के बाद जो अगला हमारा मोनोसेकेराइड है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है, वो है अपना फ्रक्टोज। इसे फ्रूट शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूट शर्करा भी कहते हैं। और ये हमें फलों से प्राप्त होता है, प्लस जो हमारा गन्ना होता है उससे कौन सा सेकेराइड प्राप्त होता है? तो वो फ्रक्टोज प्राप्त होता है। और जो गन्ना होता है वो सबसे मीठा प्राकृतिक सेकेराइड होता है। सबसे मीठा प्राकृतिक सेकेराइड कौन सा होता है? तो गन्ना होता है सबसे मीठा प्राकृतिक सेकेराइड। ठीक है, तो आशा है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब जिसका एक लास्ट एग्जाम्पल है और वो है आपका गैलेक्टोज। क्या है? गैलेक्टोज। और ये जो गैलेक्टोज होता है ये लैक्टोज शर्करा के टूटने से बनता है। लैक्टोज शर्करा के टूटने से बनता है। तो आपको तीनों उदाहरण अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ग्लूकोज किससे प्राप्त होता है? फलों से प्राप्त होता है। C6H12O6 होता है। फ्रक्टोज जिसका एक और नाम क्या है? फ्रूट शर्करा, क्योंकि ये भी हमको फलों से प्राप्त होता है, लेकिन फ्रूट शर्करा स्पेशली किसके लिए यूज़ किया जाता है? फ्रक्टोज के लिए। और ये फलों और गन्ना से प्राप्त होता है। और गन्ने से जो सेकेराइड प्राप्त होता है वो सबसे मीठा क्या होता है? प्राकृतिक सेकेराइड होता है। और लैक्टोज शर्करा जो होती है वो गैलेक्टोज शर्करा जो होती है वो लैक्टोज शर्करा के टूटने से बनती है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना अगला सेकेराइड जिसका नाम है ओलिगो सेकेराइड। तो चलिए अब हम अगले सेकेराइड के बारे में पढ़ते हैं। तो दूसरा सेकेराइड कौन सा है हमारा? ओलिगो सेकेराइड। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको क्या बताया था ओलिगोसेकेराइड के बारे में? कि वे सेकेराइड जिनमें सेकेराइड इकाई
की संख्या कितनी होती है, 2 से 10 होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। तो अगर आपके पास अगर 2 सैकेराइड इकाई है तो उसको क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड। क्या कहेंगे उसको, डाइसैकेराइड। अगर 3 सैकेराइड इकाई है तो क्या कहेंगे, ट्राइसैकेराइड। और अगर 4 सैकेराइड इकाई है तो क्या कहेंगे, टेट्रासैकेराइड। 5 सैकेराइड इकाई को पेंटा। छह सैकेराइड इकाई को हेक्सोसैकेराइड। और अगर 7 सैकेराइड है तो उसको क्या कहेंगे हम, हेप्टोसैकेराइड। चलिए अब हम ओलिगोसैकेराइड के जो उदाहरण है उनके बारे में बात करते हैं। अब हम ओलिगोसैकेराइड के उदाहरण के बारे में बात करते हैं। तो जो ओलिगोसैकेराइड का पहला उदाहरण है उसका नाम है लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा। देखिए इसका एक और नाम है मिल्क सैकेराइड या फिर दूध शर्करा, क्योंकि दूध के अंदर जो ऊर्जा के अणु होते हैं वो कौन से होते हैं, लैक्टोज होते हैं, इसलिए इसको लैक्टोज शर्करा भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो लैक्टोज शर्करा होती है उसका सामान्य सूत्र होता है C11H22 C12H22O11 होता है। अब जो लैक्टोज होते हैं वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बने होते हैं। लैक्टोज शर्करा किन किन शर्कराओं से मिलकर बनती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज शर्करा से। अगला जो इसका एग्जाम्पल है वो है आपका माल्टोज। इसे ड्राई फ्रूट शर्करा, ड्राई फ्रूट शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, माल्टोज शर्करा को ड्राई फ्रूट शर्करा भी कहा जाता है। और ये जो है आपकी, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर क्या बनता है आपका, माल्टोज बनता है। याद रखिएगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज के अणु मिलकर क्या बनाएंगे, माल्टोज। और सबका सामान्य सूत्र क्या होता है, C12H22O11। ये ओलिगोसैकेराइड का ही सामान्य सूत्र होता है, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम इसका तीसरा उदाहरण है वो भी यहीं लिख लेते हैं। और जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है अपना सुक्रोज। लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। अब जो सुक्रोज होता है ये आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज शर्करा से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं, सुक्रोज शर्करा का निर्माण करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो चलिए अब हम अपने अगले सैकेराइड के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है पॉलीसैकेराइड। तो चलिए अब हम पॉलीसैकेराइड के बारे में, अरे दीपक भैया आवाज आ रही है यार, चुप हो जाओ यार थोड़ी देर। तो चलिए अब हम पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करते हैं।
क्या होते हैं पॉलीसेकेराइड? वे सेकेराइड इकाई जिनमें 10 से अधिक सेकेराइड इकाई मौजूद होती है उन्हें क्या कहा जाता है? पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। तो अब हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये जो है दो रूप में पाया जाता है, एक तो इसका भंडारण और दूसरा एक भंडारण रूप और दूसरा होता है इसका संरचना रूप। अब जो पॉलीसेकेराइड होता है इसका जो भंडारण है वो हमारे शरीर में भी होता है, जो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन। मानव शरीर में सेकेराइड का जो भंडारण होता है वो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन में। और ये हमारे शरीर की मांसपेशियों में और यकृत में होता है। कहाँ पर होता है इसका भंडारण? हमारे शरीर की मांसपेशियों में और यकृत के अंदर। तो ग्लाइकोजन मानव शरीर में पाया जाने वाला क्या है? सेकेराइड है। मानव शरीर में पाया जाने वाला सेकेराइड क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, दूसरा भंडारण रूप की बात करूं, तो वो होता है स्टार्च। और स्टार्च किस किस में पाया जाता है? किस किस में इसका भंडारण होता है? तो आलू, मक्का, चावल आदि में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। ठीक है। और एक और एग्जाम्पल है इसका जिसे कहते हैं इनुलिन। तीसरा क्या है? इनुलिन। ये जो है एक पुष्प पौधा होता है, फ्लावर प्लांट होता है जिसका नाम है डॉल्बिया। तो ये डॉल्बिया प्लांट के अंदर इसका भंडारण होता है। किसका? इनुलिन नामक पॉलीसेकेराइड का। तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि इसका भंडारण रूप किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन। मानव शरीर में जो पॉलीसेकेराइड है वो किस रूप में पाया जाता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। आलू, मक्का, चावल आदि में जो भंडारण रूप होता है वो किस प्रकार होता है? इसका स्टार्च के रूप में होता है। और डाल्बिया नामक पौधे में किस रूप में होता है? तो इनुलिन के रूप में होता है। चलिए अब हम इसके संरचनात्मक रूप पे बात करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहले आता है, आपने सेल्यूलोज का नाम सुना होगा। जितने भी पादप होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं उनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज एक टाइप का क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है, जो किसकी संरचना करता है? तो पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति किसकी? पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है? सेल्यूलोज। दूसरा है काइटिन। कवकों की कोशिका भित्ति का निर्माण। कवकों की कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है? काइटिन नाम का जो पॉलीसेकेराइड होता है वो उसकी संरचना करता है। और एक बात और याद रखना कि जितने भी कीट होते हैं उनकी जो ऊपर की जो अगर संरचना होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो भी काइटिन की बनी होती है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी और सेकेराइड के प्रकार भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिस्टार्ट कर सकते हो और फिर से देखिए। आई होप कि आपको समझ में आएगा। और जो समझ में नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको पूरा उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और कुछ चीज़ें और मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बता देता हूँ कि हमने कार्बोहाइड्रेट के जो 3 प्रकार पढ़े थे, मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड और तीसरा पॉलीसेकेराइड। तो हमारे शरीर को सबसे तीव्रता से यानी कि सबसे तेजी से जो ऊर्जा देता है वो होते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज किस में आता है? हमारा मोनोसेकेराइड में। तो जो मोनोसेकेराइड या ग्लूकोज होते हैं वो हमारे शरीर को बहुत तेजी से क्या करते हैं? ऊर्जा दे देते हैं। इसीलिए जो खिलाड़ी होते हैं और जो एथलेटिक्स होते हैं उन्हें खेल से पहले क्या दिया जाता है? खेल के बाद ऊर्जा प्रदान करने के लिए उन्हें ग्लूकोज दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में जहां हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत।